भारी बारिश और बाढ़ से आधा हिंदुस्तान पानी पानी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात के कई जिलों में बाढ़, हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद, लाखों लोग बेघर। उत्तर प्रदेश में अब तक कम से कम 93 की मौत। उत्तराखंड पर आफत के बादल बरकरार। केदारनाथ, पिथौरागढ़ और नैनीताल में तेज बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी पर सरकार अलर्ट। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी पड़ सकती है खराब मौसम की मार। रद्द की जा सकती है यात्रा। भारी बारिश की सूरत में श्रद्धालुओं को विशेष विमान से लाया जा सकता है वापस। अब मिशन बिहार पर मोदी आज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लेंगे क्लास। उधर अमित शाह आज अयोध्या में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। आडवाणी के बाद आज राजनाथ सिंह करेंगे आरएसएस प्रमुख से मुलाकात। कल नागपुर में मोहन भागवत से मिले थे लालकृष्ण आडवाणी। ट्राई सीरीज में भारत की पहली जीत। वेस्टइंडीज को 102 रनों से हराया। बारिश के बाद वेस्टइंडीज के सामने थी 274 रन बनाने की चुनौती। 171 रन पर वेस्टइंडीज की पूरी टीम चारों खाने चित। पोर्ट ऑफ स्पेन में रैना और जडेजा ने उड़ाई टीम इंडिया की इज्जत की धज्जियां। बीच मैदान पर झड़प, कोहली ने किया बीच बचाव। चुनावी घोषणा पत्र में वादे करके मुफ्त सामान बांटने को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गलत परंपरा। चुनाव आयोग को दिशा निर्देश जारी करने को कहा। दिल्ली में फिर गिरी लापरवाही की इमारत। 3 मंजिला इमारत में फंसे सभी लोगों को अब निकाल लिया गया है। एमसीडी के नोटिस के बाद मकान तोड़वाने के दौरान हुआ हादसा। मुंबई में सरेआम 25 साल की एक लड़की की हत्या। वारदात जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड की। लड़की पर चाकू से कई वार किए गए, लेकिन सड़क पर भीड़ बनी रही तमाशबीन। बुलेटिन की शुरुआत बिहार में मोदी की आकाशवाणी की खबर के साथ। बीजेपी अभियान समिति की कमान संभालने के बाद मोदी की गूंज पहली बार बिहार में सुनाई देगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑडियो ब्रिज तकनीक के जरिए बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। मोदी बिहार में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिशन 2014 के लिए टिप्स देंगे। मोदी की इस क्लास में तकरीबन 1,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद यह पहला मौका होगा जब मोदी की गूंज बिहार में सुनाई देगी। पटना से हमारे संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। ब्रिजेश, सबसे पहले तो यही बताएं कि वो हाईटेक तकनीक क्या होगी जिसके जरिए नरेंद्र मोदी नीतीश के गढ़ में पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए आकाश, जब गठबंधन टूटा है उसके बाद नरेंद्र मोदी की पहली बार हाईटेक एंट्री हो रही है और इसमें 1500 कार्यकर्ताओं का नंबर दिया गया है गुजरात में। और शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में 3 ग्रुप में 500 लोगों के 3 ग्रुप में वो फोन की घंटियां बजेंगी और उसमें से सिर्फ 5, जैसे 500 लोगों का ग्रुप है उसमें से सिर्फ 5 ही जो है वो नरेंद्र मोदी से सीधी बातचीत कर पाएंगे। और बाकी जो है जो 500 में नंबर है 495 नंबर जो लोग हैं वो बातें सुन पाएंगे। ये ऑडियो ब्रिज तकनीक है और पहली बार बिहार में इस्तेमाल हो रहा है। एक साथ इतने सारे कार्यकर्ताओं बिहार के अलग अलग कोने में जितने भी प्रदेश कार्य समिति से लेकर जो पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे सीधा संपर्क होगा और जो टिप्स देंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या मुद्दे होंगे जो 2014 में बीजेपी को लेकर और उसके बाद गठबंधन टूटने के बाद किस तरीके से आगे रणनीति होगी ताकि पार्टी मजबूत हो। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी की हाईटेक एंट्री हुई है और काफी दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं ये सुनना। आकाश जी, ये बताएं कि जो कार्यकर्ता हैं वो वापस मुड़कर नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे। देखिए 500 लोगों का 3 ग्रुप बनाया गया है। उसमें से 500 लोगों का जो ग्रुप है उसमें से सिर्फ 5 ही जो हैं उनको एक पासवर्ड दिया जाएगा जो वो पासवर्ड के जरिए 5 लोग बातचीत कर पाएंगे, सीधी बातचीत कर पाएंगे। अपने जो मन में सवाल है कार्यकर्ता वो सवाल कर पाएंगे और बाकी 495 जो लोग हैं वो उन बातों को सिर्फ सुनेंगे। तो एक तरीके से एक हमारे साथ ही रहिए ब्रिजेश। हम ये भी बता दें कि जिस तकनीक के जरिए मोदी एक साथ 1,500 लोगों से रूबरू होंगे, ये तकनीक कहलाती है ऑडियो ब्रिज तकनीक और इसका इस्तेमाल मोदी गुजरात के चुनाव में भी कर चुके हैं।
इस तकनीक में सबसे पहले, जैसा कि अभी ब्रजेश बता रहे थे, खास इलाके के 500 या फिर इससे ज्यादा नंबर पहले से ही सिस्टम में फीड कर दिए जाते हैं। लोगों को पहले से बता दिया जाता है कि कोई खास व्यक्ति आपसे बातचीत करेंगे। फिर तय वक्त पर इन सभी नंबरों की घंटियां एक साथ बजती हैं। पहले 5, 10 या फिर 20 लोगों को एक खास तरह की की दी जाती है, जिसके जरिए वो लोग उस खास व्यक्ति से जुड़ जाते हैं और बाकी लोग उनकी बातचीत को सुन सकते हैं। बीजेपी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के भी ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी होंगे। देश में कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ताओं के मोबिलाइजेशन के लिए, कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और जगहों पर भी खुद भी जाएंगे। मोदी जी, राजनाथ जी और सुषमा जी, अरुण जी और भी वरिष्ठ नेता, और उसके अतिरिक्त जो है वो कुछ जगहों पर जो है वो इस तरह के कार्यक्रम भी होंगे। जेडीयू की नाराजगी साफ दिख रही है। उसने मोदी की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर यह कहकर चुटकी ली है कि इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल वही नेता करते हैं जिन्हें अपने कपड़े खराब होने का डर रहता है। इस आज भी गांव में है और दौर आज भी गांव का है और वहां सोशल मीडिया नहीं चलेगा। वहां तो जाना पड़ेगा लोगों के बीच, कुर्ता का क्रीज तो करना पड़ेगा और कुर्ता का कलर एकदम टाइट, हाथ का कलर टाइट, कुर्ता में क्रीज बिल्कुल नहीं खत्म हो, वही लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर चलते हैं पटना ब्रजेश मिश्रा के पास। ब्रजेश, ये बताएं, जनता दल यूनाइटेड साफ साफ तौर पे ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी जमीन पर आकर लोगों से सीधे बात क्यों नहीं कर रहे, वो हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जवाब है बीजेपी के पास। देखिए आकाश, एक तरीके से कहा जाए तो बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, अब जेडीयू की सरकार हो गई है, पहली बार नीतीश कुमार को एक मजबूत विपक्ष मिला है। क्योंकि अभी तक विपक्ष काफी कमजोर था। 243 विधानसभा सीटों में सिर्फ 25 या 30 विपक्षी नेता हुआ करते थे। अब जो है विपक्ष है वो करीब 125 की संख्या में है, तो काफी मजबूत विपक्ष मिला है और हाईटेक तकनीक भी इस्तेमाल हुआ है। आप ये हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल आकाश इसलिए भी कर सकते हैं और ये अनोखा इसलिए भी है कि यहाँ पे नेताओं को रहने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये होता है कि नेताओं को पटना में रहना होता है या जहाँ पे वो सुविधा होती है। ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो रही है उसमें नेता कहीं भी हो वो नरेंद्र मोदी की बातें सुन सकते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार तो निश्चित ही होगा। और जो कार्यकर्ता हैं इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं। तो एक तरीके से भले ही जेडीयू ये कहे कि जो कमीज का क्रीज खराब नहीं होगा, लेकिन काफी एक मजबूत विपक्ष से सामना करना पड़ रहा है जेडीयू को। आकाश, धन्यवाद ब्रजेश इस जानकारी के लिए। तो नरेंद्र मोदी की नजर बिहार पर है, लेकिन उनके सिपह सालार अमित शाह अयोध्या में है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने भगवान से दुआ मांगी है कि देश में सुशासन हो और कांग्रेस मुक्त हो सके देश। हमारे संवाददाता आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक, ये बताएं कि अमित शाह आज क्या कर रहे हैं अयोध्या में और खास तौर पे क्या कोई ऐसे संकेत मिले कि अयोध्या का मुद्दा एक बार फिर बीजेपी जोर शोर से उठा सकती है? आकाश, देखिए, जब से अमित शाह आए हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं गुजरात का जो मॉडल है, जो मोदी मॉडल है, वो उत्तर प्रदेश में लगातार वो प्रयोग कर रहे हैं। पहले संगठन के तौर पे कर रहे हैं, जब से वो लखनऊ है वहां कहीं ना कहीं उन्होंने अनुशासन के साथ क्या परिवर्तन किया जाए, जीत का क्या फॉर्मूला हो, वो बातें की। और ये शायद एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोई बैठक अयोध्या में हो रही है, इस बात का भी कई मायने में अर्थ निकालना होगा। और जिस तरह से रामलला के दर्शन करने के बाद कह रहे हैं कि देश के लिए उन्होंने सुशासन मांगा है, कांग्रेस मुक्त हो, यही नारा भी है एक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का, यही नारा है और यही आशीर्वाद मांगा है। तो संकेत साफ साफ है कि उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति को आगे बढ़ानी है, आधार को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या और राम का मंदिर, उसका भी महत्व बढ़ाना होगा। और वो आज इस अवध प्रांत की बैठक में नजर भी आ रहा है और संकेत भी है। यहाँ लगभग वो कार्यकर्ताओं के साथ 2-3 घंटे बैठेंगे, जीत का फॉर्मूला होगा। आलोक, हमारे साथ ही रहिए, सुनते हैं कि अयोध्या में अमित शाह ने क्या कहा है। अयोध्या में हमारी संगठन की बैठक थी। बैठक शुरू होने से पूर्व
मैं रामलला के दर्शन करने के लिए आया था। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का ये श्रद्धा केंद्र है और यहाँ दर्शन और पूजा अर्चन करके हमने मांगा है कि देश में जल्दी सुशासन स्थापित हो और देश कांग्रेस से मुक्त हो। और ये भी प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। एक बार फिर चलते हैं आलोक पांडे के पास। आलोक, ये बताएं कि जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, तो ये कहते हैं कि गुजरात एकदम अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश एकदम अलग राज्य है, और उनका तो यहां तक कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज कर रहे हैं अमित शाह जिस तरह से वहां पे काम कर रहे हैं। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं खुलकर तो कुछ और कहेंगे, लेकिन आपसे बातचीत में क्या कुछ कहते हैं? देखिए आकाश, ये बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से अमित शाह आए हैं, ये माना जाता है कि मोदी के सबसे खास हैं और उन्हें एक तौर पे मिशन के लिए भेजा गया है, उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार करने के लिए भेजा गया है। क्योंकि अगर पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और सबसे बड़ी चुनौती भी उत्तर प्रदेश के लिए रहेगी। अगर यहां से 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर पाए तो केंद्र में उनका कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत होगी। लेकिन अगर बात समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की जाए तो वो जरूर उदाहरण देते हैं कर्नाटक में कि वहां मोदी बहुत प्रचार किए, लेकिन क्या निकला, वहां से भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो कुल मिलाकर के वो मोदी को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक मुद्दा भी बना है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस नेता की तलाश थी या जिस तरह से संगठन की जरूरत थी इस तरह के नेता की, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि ऐसा नेता आया है, ऐसा प्रभारी मिला है तो जरूर कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन ये सब समय बताएगा कि आखिर कौन किसकी दावेदारी ज्यादा बेहतर है। जी धन्यवाद आलोक पांडे इस विश्लेषण के लिए भी और ब्रेकिंग न्यूज के लिए भी। वक्त अभी है एक ब्रेक का, जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कैसे बाढ़ और बारिश के कारण आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। चुनाव से पहले जनता को मुफ्त उपहार देने के राजनीतिक पार्टियों के वादे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे वादे करने वाली पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि वो चुनावी घोषणा पत्रों के नियमन के लिए दिशा निर्देश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मुफ्त उपहारों के चुनावी वादों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद हिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्टाचार की गतिविधि में नहीं रखा जा सकता, पर इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई इससे प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव घोषणा पत्र को आदर्श आचार संहिता में शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। मुफ्त लैपटॉप, टीवी और अनाज जैसे चुनावी वादों पर लगाम कस सकती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पार्टियों के घोषणा पत्र को मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में नहीं लाया जा सकता। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि घोषणा पत्र आखिर लालच ही तो है, बगैर इसके जनता के बीच पार्टियां कैसे जा सकती हैं। राजनीतिक दलों द्वारा जो चुनाव घोषणा पत्र तैयार किए जाते हैं उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। अगर ये होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ही विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव घोषणा पत्र लिखने का काम करने लगे और सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन देने लगे कि ये आप वादा कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये अब व्यावहारिक है। व्यावहारिक चीज ये है कि हम वादा करते हैं और वादा करने के बाद अगर पूरा नहीं करते हैं तो लोग कोर्ट में जाएं या कोर्ट कॉग्निजेंस सुओ मोटो लो
और सरकार से कहेगा आपने वादा किए थे, इन वादों के साथ आप सत्ता में आए हैं, इनको पूरा करें। लेकिन ये काम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि राजनीतिक दल कैसे चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेंगे। इलेक्शन कमीशन लिखे। और अब बात बारिश और बाढ़ की। उत्तराखंड में तबाही के बाद अब बादलों ने मध्य भारत के आसमान पर डेरा जमा लिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और गुजरात बाढ़ से बेहाल है। यूपी और एमपी के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। उत्तराखंड के बाद अब आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है। गुजरात से लेकर असम तक नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश और बाढ़ कहर बनकर टूटी है। राज्य में अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 जिलों के 570 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, सहारनपुर, बहराइच, बलरामपुर, सीतापुर, बस्ती, गोंडा और संत कबीर नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लाखों हेक्टेयर में खड़ी फसल चौपट हो चुकी है। मध्य प्रदेश भी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। राज्य के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। नर्मदा पर बांधों को लेकर मेधा पाटकर का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी उत्तराखंड जैसे हालात बन रहे हैं। उज्जैन, दामोह, सीहोर में बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर टूटा है। इंदौर में निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। असम में करीब 300 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खासकर 4 जिले गोलाघाट, नॉर्थ लखीमपुर, सोनितपुर और बरपेटा में लगातार बारिश और बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। असम में पिछले साल की बाढ़ को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, सेना और एयरफोर्स को बुला लिया गया है। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में भी आफत के बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त इंदौर से हमारे संवाददाता आनंद निगम हमारे साथ है। आनंद, बताएं इंदौर में और खास तौर पे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 50 में से 47 जिले ऐसे हैं जिनमें औसत से कहीं ज्यादा बारिश हुई है इस बार। बिल्कुल आकाश, सही कहा आपने कि औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। 50 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं। लेकिन अगर बात करें इंदौर, देवास, उज्जैन और भोपाल, पन्ना, दमोह ऐसे क्षेत्रों की जहां पर बारिश जो है बिल्कुल आफत बनकर बरसी है लोगों पर। बात करें इंदौर की तो सिर्फ पिछले 15 घंटों में ही 9 इंच बारिश इस शहर में हो चुकी है। निचले इलाकों के अलावा बड़े इलाकों में भी इतना पानी आ गया है कि लोगों का चलना तो बहुत दूर की बात है, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके घर में इतना पानी आ गया है। बात करें इंदौर के पास एक चोरल की, तो चोरल के पर भूस्खलन के कारण तकरीबन 5 ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा है और कल हालांकि इस ट्रैक को थोड़ा बहुत सुधारा गया है, उसके बावजूद भी आज भी 3 ट्रेनें निरस्त कर दी गई है। तो बाढ़ से पूरा प्रदेश है वो बेहाल है और इस समय सभी जो आपदा प्रबंधन है वो सभी को लगा दिया गया है। कलेक्टर्स बारी बारी से अपनी निगाहें रखे हुए हैं, तो बाढ़ से पूरा प्रदेश इस समय बेहाल दिख रहा है। धन्यवाद आनंद निगम। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी हाल बुरा है। उत्तर प्रदेश की कई नदियां उफान पर है। 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आप इस वक्त बस्ती और हापुड़ की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लोग भारी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। इधर तो किनारे के भैया ऐसे। और अब और खबरों में, महाराष्ट्र के कॉलेजों में जल्द ही मोबाइल जैमर लगाया जा सकता है। दरअसल राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे कॉलेजों में साइबर क्राइम को रोका जा सकेगा और स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। हालांकि इसका अभी से ही विरोध भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के कॉलेजों में जल्द ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी बंद हो जाएगी। राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में मोबाइल जैमर लगाने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग का कहना है कि कई स्टूडेंट्स अक्सर मोबाइल फोन पर गपशप और सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग में खोए रहते हैं। कभी कभार जाने अनजाने में मोबाइल फोन के जरिए साइबर अपराध भी कर बैठते हैं। इसी को देखते हुए कॉलेजों में मोबाइल जैमर लगाने पर विचार किया जा रहा है। कॉलेज में अगर
क्लास चालू है और उसमें मोबाइल बजता है तो जरूर डिस्टर्बेंस होता है। जैमर से इतना ही है कि सिर्फ मोबाइल को रेंज नहीं आएगी। लेकिन शिक्षा विभाग की ये योजना स्टूडेंट्स को कतई रास नहीं आ रही है। उनका कहना है कि मोबाइल जैमर लगाने से वो जरूरत पड़ने पर अपने अभिभावकों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। साथ ही इंटरनेट के जरिए पढ़ाई से संबंधित सामग्री भी नहीं देख पाएंगे। जहां तक टीचर्स की बात है तो वो मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नेगेटिव साइड ऐसे है कि आजकल विथ ऑल दीज समटाइम डेज इट्स रेनिंग और देयर इज सम प्रॉब्लम इन ट्रेन्स और व्हाटएवर, पेरेंट्स नीड टू बी इन टच विद द स्टूडेंट। वो अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनका कुछ भी प्रोजेक्ट का काम रहेगा, इमरजेंसी में अगर किसी को फोन लगाना है तो वो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। सरकार के इस प्रस्तावित कदम में अगर किसी तरह का अभाव देखा जा सकता है तो वो है कॉमन सेंस का, क्योंकि सरकार जिस तरह की अश्लील एमएमएस और दूसरी चीजों पर रोक लगाने की बात कह रही है, उनका लेन देन कॉलेज के कैंपस के बाहर होगा जहां पर जैमर नहीं होता। शिक्षा विभाग का कहना है कि वो इस बारे में स्टूडेंट्स, टीचर्स और अभिभावकों की राय जानने के बाद ही अंतिम फैसला लेगा। शिल्पा दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे युक्ता मुखी की, जिन्होंने अपने